इवनिंग दोस्तों, मैं डीजे सर आज लेकर आया हूँ सीजी पुलिस भर्ती एग्जाम 2025 का राष्ट्रीय सामान्य विज्ञान का पूरा कंप्लीट सिलेबस और 500 एमसीक्यूज। इससे बाहर का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आए। और मैं ये जो आप सिलेबस देख पा रहे हैं जो राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान का है, जिससे 20 नंबर का सवाल आएगा, वो लेकर आ रहा हूँ। ऐसा आप कहीं भी कोई भी पुस्तक में कोई भी वीडियो में आप ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं पाएंगे जो ऐसा हो। तो चलिए, यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, ये कंटेंट आप फायदा लेना चाहते हैं, तो डीजे सर 82 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा परीक्षा की योजना है, हम इसमें सबसे पहले देखें तो जो 100 अंक का होगा, और इसमें जो सबसे पहला है राष्ट्रीय जो सामान्य ज्ञान है, जिसका 20 अंक का सवाल आएगा। इसका यदि हम सिलेबस देखें कैसा है ये, तो ये इसका सिलेबस है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सामान्य ज्ञान फर्स्ट है, इसमें 10 पोर्शन है, 1 2 3 4 5 ये 10 तक। तो इस पोर्शन का मैं बिल्कुल भाग वाइज लेकर आया हूँ। 10 अध्याय है तो मैं 10 भाग में लेकर आया हूँ, और प्रत्येक भाग से 50-50 प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि ये आप तैयारी कर लेते हैं तो ये 20 नंबर में से आपका एबो 15 कम से कम श्योर है, या पूरे 20 भी आ सकते हैं। तो कहीं का भी कोई सवाल नहीं बचा है। यदि हम, और इसी प्रकार से मैं बाकी के जो 3 भाग है, बाकी के 3 भाग छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो 30 नंबर का होगा, उसको भी लेकर आऊंगा। छत्तीसगढ़ का ये 9 पॉइंट का, इससे भी 500 प्रश्न लेकर आऊंगा, और रीजनिंग का भी लेकर आऊंगा, और ऐसी अंक गणित का। ये सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि इससे जो संबंधित हमारा वीडियो है जिला पुलिस बल के, ये इसका 20 अंक का होगा, और 20 भी प्रश्न आएगा। भाग ए राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान का होगा, ये राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान भारत का। इसके भागों की संख्या देखें तो इसके 10 भाग है। भारत का इतिहास स्वतंत्रता से, और भारत का भूगोल, संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, और भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, समसामयिक घटना, पर्यावरण, कंप्यूटर डिवाइस, और सबसे लास्ट है 10वां कार्यालय में उपयोग होने लायक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड और एक्सेल। तो मैं ये 10 भाग का बिल्कुल अलग अलग भाग में 50-50 सवाल लेकर आया हूँ। तो चलिए हमारा भाग पहला हम लोग शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का सामान्य ज्ञान है, ये राष्ट्रीय स्तर का, और हम लोग पहले 50 प्रश्न देखते हैं जो भारत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो इसका प्रमुख नगर कौन सा है? हड़प्पा। तो ऐसे जो बना हुआ है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए ये एक, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो तैयारी के उद्देश्य से भी देख सकते हैं। ये मल्टीपल फंक्शन में बना हुआ है। तैयारी के उद्देश्य से देखिए, फर्स्ट टाइम देखिए, हफ्ते में 2 बार देखिए, बिल्कुल आपका ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तैयारी करते हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ऐसा मैंने तैयार किया है। ये हड़प्पा जो है ये प्रमुख शहर है इसका, और ये जो ग्रीन कलर में है ये इसका आंसर है। और यदि आपको आवश्यकता होगा तो आपको मेरा जो है वो नंबर है चैनल में लिखा हुआ है, तो उससे आप मैसेज करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसका 500 प्रश्नों का पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप इसको देखेंगे, इससे बाहर के सवाल आने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा कम है, तो आप देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखें तो हमारा अगला सवाल है, और क्योंकि हमारे पास प्रश्नों की संख्या ज्यादा है तो मैं इसका ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग केवल प्रश्न देखेंगे और आंसर देखेंगे ज्यादातर। तो ये चीज, और जहां जरूरत हो वहीं पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने की संभावना है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करती लड़की किस मूर्ति का बना हुआ है? तो ये किस मूर्ति का बना हुआ है? कांसा। तो इस समय 2 चीजों का उपयोग होता था, याद रखेंगे, कांसा और तांबे का। अगला हम देखें कि ऋग्वेद में कितने सूतक है? तो ऋग्वेद में 1028 सूतक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। उन्हीं के बल पर चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। और हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्ता ने किया था। गुप्ता वंश का स्वर्ण काल किसके युग को बोला जाता है? तो किसके शासनकाल को? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग बोला जाता है। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। ये चीज ध्यान रखेंगे। मीर बख्श किस काल में था? तो किस काल में था? मुगल काल में था। आगे हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? तो ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार को लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? ये हुआ था 1648 में। ये 1632 में बनना शुरू हुआ था, और 48 में 16 साल में बनकर पूरा हुआ था। अकबर के दरबार में कौन से नवरत्न थे? वित्त मंत्री था। तो वित्त मंत्री कौन सा था उसका? टोडरमल। शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करें तो कब हुआ था? 1674 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर के गुरु कौन थे? इसके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोलकुंडा में क्या पाया जाता है? हीरे की खानें, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये बहुत बार प्रश्न आते रहता है, हरिहर और बुक्का राय ने किया था। आधुनिक भारत और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हम लोग सवाल देखते हैं। तो 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था?
चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, जो आईपीएस रिटायर्ड एओ ह्यूम जो ब्रिटिश अफसर थे उन्होंने किया था। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, ध्यान रखना है। दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में। और चौथा इलाहाबाद में। ये चारों अधिवेशन आपको याद होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? ये आया था 1928 में। अहिंसा परमो धर्म किसने कहा? तो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने बोला था? लोकमान्य तिलक ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1943 में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा ये दिया था। आगे बात करें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। और गांधी जी फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए रेडी हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो अभी जैसे मैं बताया कि दूसरा कब हुआ था? 31 को। तो प्रथम कब होगा? 30 को। और थर्ड कब होगा? 32 में। ये चीज ध्यान रखना है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया था? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह प्रयोग कहां हुआ था? चंपारण में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने ये दिया था। और आगे हम लोग बात करें, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद अल्फ्रेड गार्डन में उन्होंने स्वयं को गोली मारा था। भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? तो ये 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था इकबाल ने और सरदार भगत सिंह ने। इन्होंने ये इनकलाब का नारा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की रानी थी? तो ये कहाँ की रानी थी? झांसी की। और भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस दिन जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि 13 दिसंबर को हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हम सुभाष चंद्र बोस जी का बात करें तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करके। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद जी थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो जनरल डायर था। और आदेश देने वाला कौन थे? जनरल ओ डायर था। आगे हम लोग बात करें, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। और इसी के बाद फिर हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्वतंत्रता दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 26 जनवरी को। और इस प्रकार से हमारा ये पहला भाग समाप्त होता है। मतलब पहले भाग में ये 50 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमारा दूसरा भाग शुरू हो जाता है भूगोल का, जिससे फिर से हम लोग 50 प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग अब भूगोल से 50 प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? कंचनजंगा है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन सा है? तो ये कौन सा है? शिवालिक श्रेणी, ये सबसे बाहरी है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। यदि गोमुख है तो आपको वहां लिखना है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर माना जाता है। गंगोत्री ही वह जगह है। यदि हम ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है? तो यह कहाँ से प्रवेश करता है? अरुणाचल प्रदेश से दिबांग नाम से प्रवेश करता है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये गंगा नदी है, जो लगभग 2500 किलोमीटर है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये भी कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से। थार का मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार का मरुस्थल कहाँ पर है? एक ही जगह है हमारा मरुस्थल, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, जो गंगा नदी बनाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ब्रह्मगिरी पर्वत में है, ये कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिडिल अंडमान है। इसको 3 भागों में बांटा गया है अंडमान को। तो वहां पर ये नॉर्थ, साउथ और मिडिल, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। जो मिडिल अंडमान है वो सबसे बड़ा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? बोले तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाली बात करें तो ये कहाँ है? सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला की बात करें तो ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये कौन सा है? गोवा है। भारत के सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला बात करें तो सब कौन है? महाराष्ट्र। इसमें 2 बार आ गया था महाराष्ट्र, ये गलती से, तो मतलब महाराष्ट्र ही है, एक बार ही आपको ऑप्शन मिलेगा। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत की जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो ये 10 वर्षों में होता है, लेकिन 2011 के बाद अभी नहीं हुआ है, जो 2026-27 में होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत का सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा होता है? तो ये पश्चिम बंगाल है। तो छत्तीसगढ़ में कई लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो छत्तीसगढ़ को डाल देते हैं। तो छत्तीसगढ़ को ऐसा नहीं है, धान का कटोरा बोला जाता है, लेकिन धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में कपास का उत्पादन किस राज्य में प्रथम स्थान है? ये कपास उत्पादन में जो गुजरात है वो प्रथम स्थान में है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक तो स्वाभाविक है, हम जानते हैं ये कहाँ है? आसाम में सबसे ज्यादा चाय होता है। तो भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसे बोला जाता है?
कोयला को बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उड़ीसा में ही पाया जाता है लौह अयस्क। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो ये कौन सा है? नावाकोवा, मुंबई का बंदरगाह तो सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करें ये कौन सा है? पांडिचेरी है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, वो सबसे लंबा बांध है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण में गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो रणथंभौर है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे अधिक बाघ वाला राज्य कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 4 है, ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंतियन फाल्स है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? झरिया, झारखंड में ये पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, तो कपड़ा भी वहाँ ज्यादा मात्रा में बनता है। और हम लोग बात करें भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो ताप विद्युत से, यहाँ सबसे ज्यादा कोयले से इसका उत्पादन होता है। और सबसे बड़ा रिफाइनरी की बात करें तो कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में है ये। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? भिलाई स्टील प्लांट है, जिसकी स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। भारत का सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन वाला, तो स्वाभाविक रूप से जो तटीय प्रदेश है आंध्र प्रदेश है वो है। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर कहाँ पर है? मुंद्रा, गुजरात में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मानिसराम, और ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम भाग लेते हैं तो अगला जो तीसरा भाग है उसमें भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में सवाल है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और हो सके तो यदि आपको कोई दोस्त होगा तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। और ये आपका पीडीएफ चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड भाग देखते हैं। भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब बने थे? 13 दिसंबर 1946 को। आगे हम लोग बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन, यूके से या इंग्लैंड से। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से सरल या लचीला जिसको बोला जाता है, ये दो बार हो गया है। तो लचीला, आंशिक रूप से, या इसमें से कोई नहीं। तो वास्तव में क्या है, हमारा जो संविधान है आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो सिंपल सा 5 वर्षों के लिए होता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? आपको ध्यान रखना है, तीसरे भाग में है। 3 2 बार हो गया है, तो ये 2 है, वास्तव में 3 हो गए हैं। चौथे भाग में, जो दूसरे भाग में है उसमें नागरिकता दिया हुआ है। पहले भाग में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रसंघ। और चौथे भाग में नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार संविधान के किस संशोधन से जोड़ेगा? तो मौलिक जो कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है बोला जाए? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। और प्रारंभ में कितना था? 1942 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन में तो 10 था। फिर 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और संविधान संशोधन, एक कर्तव्य जोड़ा गया था। संसद शब्द का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय विधायिका है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा तीनों आते हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों तक बने रहते हैं? तो 5 वर्षों तक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 साल होता है। आगे हम लोग देखें प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 18 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के हम लोग, एक मिनट, हम लोग तीसरे भाग में आ गए थे। यहाँ तक कर लिए थे हम लोग। ये टेक्निकल इशू है, ऐसे होते रहते हैं कुछ कुछ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इससे आपका न केवल ये याद होगा बल्कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यदि खाली टाइम होते हैं तो ईयरफोन लगा के आपको इसको हफ्ते में कम से कम 1 दिन पेपर तक सुनिए, आपको जरूर इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं संसद का वास्तविक अर्थ ये होता है, कितने सदन होते हैं इसमें? लोकसभा का क्या होता है? राज्यसभा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए राज्यसभा, 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिसको भी देख लिए थे। इसका आंसर क्या था? 28 जनवरी 1950।
और यहाँ पर देखिए भारत में न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, कानून की व्याख्या करना, कानून बनाना संसद का काम होता है, और ये प्रशासन का होता है, कानून समाप्त करना भी संसद का काम होता है। राष्ट्र अब यहाँ पर हम लोग देखिए राष्ट्रपति अधिकतम कितने कार्यकाल तक चुने जा सकते हैं, 2 बार 3 बार, कोई सीमा नहीं, केवल 1 बार, तो इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, जितने बार भी वो बन सकता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो कौन करता है इसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य में आपात की अवधि कितने समय तक हो सकती है, तो कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है, 6 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है एक बार में, फिर उसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है, तो किस चीज पर आधारित है, अशोक स्तंभ पर। तो यहाँ दूसरा भी ऑप्शन वही है, तो आपको सही ऑप्शन ध्यान देना है, अशोक स्तंभ पर। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो कुल कितने अनुच्छेद है बोला जाएगा, कितने अनुच्छेद है, 395। 2 ऑप्शन रहेगा, तो वहां दोनों में आप देख लेंगे, मतलब जो सही रहेगा वो एक ही ऑप्शन है। कई बार प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो 2025 का भारतीय संविधान कितने अनुच्छेद है, तो लगभग 448, लेकिन ये बदलते रहता है, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये 51 और 52 में हुआ था। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 14 में है। तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है। भारत में कुल कितनी सूचियां हैं, तो कुल कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आपातकाल प्रावधान संविधान के किस भाग में है, ये 18वें भाग में है उसका आपातकाल का। भारत में राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव कौन करता है, तो कौन करता है इसका, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है लोकसभा का विघटन, केवल राष्ट्रपति। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्याय पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, ये भाग 4 के अंतर्गत है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संघ शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 1 में है, तो अनुच्छेद 1 में ही है, ध्यान रखेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने अन्य आयुक्त होते हैं, तो ये लोग टोटल 3 होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, महाभियोग बोला जाता है। संसदीय प्रणाली भारत ने किस देश से लिया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत के संघीय ढांचा किस देश से प्रेरित है, तो ये कहाँ से संघीय ढांचा प्रेरित है, कनाडा से। एकल नागरिकता भारत ने किस देश से ली है, तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है, तो 552, जो वर्तमान में कितना है, 545 है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। और जैसे आप आगे मतलब यदि हम लोग देखें तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितने आयु है, 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितना है, 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए देखिए जस्ट मैं बता दिया कितना साल चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए ये भी बता दिया कितना, 30 वर्ष। और अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहाँ से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारा ये भाग नंबर 3 भी ये पूरा होता है। और अब हम लोग पहुंचते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिए। ये वीडियो आपको जैसा भी हो बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि ये भी चीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं और या भूगोल पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन इसमें आपको पूरे 10 भाग के ऐसा कहीं भी कोई भी में नहीं मिलेगा कि हम इस 2 से 2 घंटे के आसपास के क्लास में पूरे 10 सब्जेक्ट समझ जाइए। 10 सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, यही काफी है। आपका प्रैक्टिस इतना शानदार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, कहीं से ऐसा प्रैक्टिस आपको नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अर्थशास्त्र शुरू करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 51 से। और भारत का पहला जो पंचवर्षीय किस क्षेत्र पर आधारित था, तो पहला पंचवर्षीय योजना किस चीज पर आधारित था, कृषि पर आधारित था। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में ही योजना आयोग का गठन हुआ है। और कितने समाप्त किया, तो योजना आयोग को किसने समाप्त किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में, और उसके जगह आ गया नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर जस्ट देखिए कौन सा संस्था बना, तो कौन सा संस्था बना है, नीति आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। भारत का रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। तो ऐसा दे दिया आपको, देखो आपको भटकाने के लिए ऐसा दे दिया जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ये हरित क्रांति है, इसी को अंग्रेजी में ये बोला जाता है। तो आपको ऐसा कोई भी शब्द देता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, कोई अलग चीज नहीं है वो, तो ऐसा केवल आपको घुमाने के लिए है। अब यहाँ पर दे दिया कि हरित क्रांति के जनक, वही से रिलेटेड सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल है तो ये किससे है, एम एस स्वामीनाथन जी को। और श्वेत क्रांति का उत्पादन किससे है, दूध से, इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट रिवोल्यूशन। और भारत में दुग्ध क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, वर्गीज
कुरियन को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मछली पालन से है नीली क्रांति का। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी नीति, ये किस वर्ष लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? 1991 में। और इसके जनक कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, जिसको एलपीजी को उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उदारीकरण, निजीकरण, ये 1951 में आया था। नोटबंदी कब हुआ था? तो ये 2016 में हुआ था, 8 नवंबर को। और नोटबंदी में कौन से नोट बंद किए गए थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल 500 के, 1000 के और 2000 के जारी किए गए थे। जीएसटी कब से लागू हुआ था? कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थापित हुआ था। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? तो 1875 में मुंबई में। तो ये दोनों सवाल लेकिन अलग अलग है। सेवा क्षेत्रों का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में आता है? तो ये आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आता है। तो ये ध्यान रखना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 1 जुलाई 2015 से शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में बना था। और उसके बाद कौन था? पंजाब बैंक, ये हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये 1865 में हुआ था। मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 18 अप्रैल 2015 को। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो छोटे और मध्यम जो बिजनेस है या धंधा जो करते हैं उनको ऋण देना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब सभी लोगों को खाता की सुविधा उपलब्ध कराना, ये था। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका सही नाम है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को, या 17 आप ज्यादातर ध्यान रखिए, 1982। सेबी की स्थापना देखें तो सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1992 को। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई का देखो, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, स्टॉक एक्सचेंज भी कहाँ है? मुंबई में। भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए कौन सा संगठन है? तो कौन सा संगठन है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आगे हम लोग देखें, महंगाई को मापने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूचकांक है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यदि आप एक पुलिस बन जाते हैं तो इसी के जरिए आपका डीए बढ़ेगा, सीपीआई जिसको बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बोला जाता है अंग्रेजी में, उसी को सीपीआई बोला जाता है। वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक होता है? तो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्यों होता है? क्योंकि 1 अप्रैल को ही 1935 को क्या हुआ था? आरबीआई का स्थापना हुआ था, इसलिए ये होता है। तो ये भी चीज थोड़ा सा माइंड में रखना। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका पूरा नाम है। जीएनपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी। भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृषि उत्पाद क्या है? चावल। हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक ये आसाम है। और भारत का सबसे बड़ा काफी उत्पादक की बात करें तो ये कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा काफी होता है। यदि हम गेहूं का बोले तो ये कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक ये भी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत का सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा कपास यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें कहाँ है? गुजरात। लेकिन ओवरऑल यदि दिया रहे तो वहां पर पश्चिम बंगाल लगाएंगे। पश्चिम बंगाल यदि दिया रहा। तो बजट शब्द का मूल किस भाषा से आया है? तो बजट शब्द मूल रूप से कहाँ से आया है? फ्रेंच से, फ्रांस से। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद का यदि बोले तो आर के शंमुगम चेट्टी ने ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। तो ये दोनों का नाम याद रखेंगे। जेम्स जो विल्सन है प्रथम बजट, और ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? देखिए, आर के शंमुगम चेट्टी ने ये प्रस्तुत किया था। बजट को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका हमारे संविधान में यही नाम से जाना जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट नाम का कोई भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। भारत में प्रत्यक्ष कर किस पर लगाया जाता है? तो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। जैसे हम लोग इनकम टैक्स पटाते हैं वो है। भारत में परोक्ष जो कर है वो किस पर लगाया जाता है? तो वस्तुओं पर और सेवाओं पर लगाया जाता है। और इस प्रकार से हमारा ये जो भाग है वो समाप्त हुआ होता है। तो हम लोगों ने 4 भाग देख लिया और 4 भाग को करने में हमको लगभग 35 मिनट के आसपास लगा है। ऐसे ही हम लोग 10 भाग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 5वें भाग में चलेंगे। उससे पहले यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक कर लीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल में बने रहिए। आपको केवल वीडियो के अलावा कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप रीजनिंग और मैथ्स तक ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए, देखिए। और बाकी जीए आप केवल मेरा बस वीडियो देख के आपका क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ अभी इतने दिन तक। और साथ में रीजनिंग का भी मैं लाऊंगा 2 क्लास कम से कम, और 2 क्लास मैथ्स का। तो इतने दिन में, और साथ में जो मैं सेट ला रहा हूँ मॉडल 5 सेट लाऊंगा उसमें से, तो 5 देखिए आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो चलिए हम लोग अगले भाग में। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हम लोग क्या देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती एग्जाम के 500 एमसीक्यू, और हम पूरे राष्ट्रीय जो सामान्य ज्ञान है उसके 10 जो पार्ट है उन सभी का हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। और हम लोगों ने 4 भाग कर लिए। अब हम लोग आते हैं 5वें भाग में, जिसमें सामान्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी के 50 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है H2O। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है?
फीमर जो जांघ की हड्डी है, जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो ये हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? तो ये आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। ये चीज ध्यान रखना है। बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने किया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। दूध में कौन सा विटामिन होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन होता है? सी। प्रकाश वर्ष किसकी लंबाई है? तो जो बहुत लंबी दूरी के हैं उसके लिए प्रकाश का ये मापन है, प्रकाश का मात्रक है। किस गैस को हंसाने वाली गैस बोला जाता है? तो ये नाइट्रस गैस। इसका आपको नाम भी ध्यान रखना है, फार्मूला भी ध्यान रखना है। ये दोनों प्रकार से पूछ सकता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के आधार पर। हाइड्रोजन गैस का रंग और गंध कैसा होता है? ये रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये 7.4 होता है, बिल्कुल हल्का क्षारीय होता है। किस धातु को पारा कहते हैं? तो किसको बोला जाता है? मर्क्यूरी, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है? तो क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है? मर्क्यूरी को। तो ये ध्यान रखना है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो विटामिन डी, जो केवल सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ये कौन सा बनाता है? अग्नाशय। इसी से इंसुलिन स्रावित होता है और इसी के डिस्टर्ब होने से क्या होता है? शुगर का बीमारी होता है। पानी को उबालने का बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका क्वथनांक कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक है। ये ध्यान रखेंगे। सूर्य का रंग अंतरिक्ष में कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य का जो रंग है अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष में या सफेद रंग का दिखाई देगा। बिजली की धारा या धारा की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। बल की इकाई क्या होता है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,742 किलोमीटर है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ये फेट है, और उसी को हम लोग बीमार अवस्था में वही हमारा उपयोग आता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीबोन होता है ना, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ये दो भाग में होता है, डी फिर ऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है इसका। तो इसको बोलने के समय अब आपको ऑप्शन मिलेगा, लिखना नहीं है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेप्स, जो कहाँ पर होता है? कान में। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना हुआ है? तो सब, या इसको दूसरे प्रकार से भी पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। हमारे दांत किस पदार्थ से बना होता है? तो डेंटिन और इनामेल से बना होता है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर बोले तो ऑक्सीजन। मोबाइल फोन में किस तरंग का उपयोग होता है? तो मोबाइल फोन में किसका तरंग होता है? रेडियो तरंग का यूज होता है। मानव हृदय में कितने कक्षा होते हैं? तो टोटल कितने कक्षा होते हैं? 4, जिसको दायां लिंद, बायां लिंद, नीलय, दायां नीलय, बायां नीलय ऐसे बोला जाता है। परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? यूरेनियम। और ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ये अल्ट्रावायलेट रे से, किरणों से बनाती है। सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु क्या है? तो सबसे तेज गति से इसमें दिया है आपको, तो कौन सा है? प्रकाश। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है इसका कार्य? किडनी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। जबकि पहुंचाने का काम कौन सा करता है? मानव हृदय। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है फेफड़ा। तापमान मापने का यंत्र कहलाता है थर्मामीटर, बिल्कुल आसान सा है। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। वह उपकरण कौन सा है जिससे हम दिल की धड़कन नापते हैं? तो इसे स्टेथोस्कोप है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्यकाल है रोग प्रतिरोधक क्षमता, या रोगों से लड़ना होता है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा कौन से तत्व का है? तो सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन का होता है, और फिर उसके बाद कार्बन का। दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन पाया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य रसायन कौन सा है? तो क्लोरीन की गोली आता है, उसको पानी में डालने से वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। पेंसिल में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? ये ग्रेफाइट होता है। मछलियां पानी में सांस लेने के लिए इसका उपयोग करती है? तो गिल्स का, अपने गलफड़े का। लोहा जो है जंग क्यों खाता है? क्योंकि ये जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब इनको जंग लगता है। इंसान के कान की आवृत्ति जिसको सुन सके वो कितना है? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक को हम सुन सकते हैं, उससे कम और उससे ज्यादा को नहीं सुन सकते। और 50वां हमारा है अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे, जो 1984 में गए। और इस प्रकार से हमारा 5वां भाग समाप्त होता है। और अब हम लोग आगे हमारे 6वें भाग की ओर चलते हैं, जो भारतीय दर्शन, कला, साहित्य,
संस्कृति से संबंधित है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो आप महसूस कर पा रहे हैं, एक साथ हम लोग पूरे 10 सब्जेक्ट का बोले तो 10 सब्जेक्ट का जैसे रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें 10 सब्जेक्ट का आपको एक ही साथ केवल 2 घंटे में बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर रूप में मिले। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा हफ्ते में एक बार रिवाइज कीजिए, कान में लगाइए, केवल सुनिए, बिना देखे भी सुनते हैं, केवल कान में ब्लूटूथ लगा के या जो भी आपका है, आप बड्स यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं या नेक बैंड, उसको लगाकर आप सुनिए। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये जो सवाल है ये बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि जब हम पूरे सबको एक साथ करते हैं तभी हमारे प्रैक्टिस का पता चलता है। इसमें से आप देख रहे होंगे वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या टोटल कितना है, 4 है। गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है, तो गीता किस महाकाव्य के अंतर्गत आता है, महाभारत, क्योंकि महाभारत के ही पार्ट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाया था, गीता। नाट्य शास्त्र किसके लेखक कौन सा है, भरत मुनि, और करेंट में इसको यूनेस्को के पुस्तकों में शामिल किया गया है, महाभारत को और नाट्य शास्त्र को, नहीं गीता को और इसको। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मेघदूत किसकी रचना है, तो ये मशहूर रचना है कालिदास की। किस शास्त्र को पंचम वेद बोला जाता है, तो वही नाट्य शास्त्र को। राग भैरव किस समय गाया जाता है, तो किस समय गाया जाता है, ये प्रातः काल गाया जाता है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरला से। गीत गोविंद की रचयिता की बात करें तो ये कौन है, जयदेव है। शकुंतला किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो ये कालिदास का प्रसिद्ध कृति है। अभिज्ञान शाकुंतलम किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, ये भी किसका है, कालिदास का ही है। रामचरितमानस किसमें लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि किसके द्वारा रचित है, तो ये ठाकुर रविंद्रनाथ जी द्वारा रचित है, जिसके लिए इसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो गायत्री मंत्र का कहाँ है, ऋग्वेद में है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है, तो ये चंद्रबल दाई है। कबीर दास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि है। सूरदास किसके भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो इसकी रचयिता कौन है, पाणिनि है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। महाभाष्य किसने लिखा है, तो महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि ने। मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य करती युवती की मूर्ति किससे बना हुआ है, तो एक बार और आ चुका था उसमें, लेकिन ये संस्कृति, हमारी संस्कृति के अंतर्गत आया है, तो कांसा से बना हुआ है। या दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है कि नृत्य करती कांसा की मूर्ति किस जगह से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। अजंता की गुफाएं किसके चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्मों के लिए। साथ में कुछ जैन धर्मों के भी यहाँ पर है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो बौद्ध धर्म। रामायण के रचयिता कौन सा है, तो महर्षि वाल्मीकि। और रामचरित के बोला जाए तो कौन सा है, तुलसीदास। श्रीमद् भगवत के गीता की संख्या कितना है, तो कितना है, 700 इसमें श्लोक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। अमरकोश के लेखक कौन सा है, तो अमरकोश के लेखक कौन सा है, अमर सिंह है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध कृति क्या है, पद्मावत है। उड़ीसा नृत्य किस राज्य का है, ओडिसी, तो स्वाभाविक रूप से नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प लोटस। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन सा है, तो सारंग देव इसके लेखक है, ध्यान रखना है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले ने लिखा है। बिहारी सप्तई किसकी रचना है, तो बिहारी लाल की रचना है। शिवाजी के गुरु कौन थे, तो शिवाजी के गुरु थे स्वामी समर्थ रामदास जी। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है, इसको प्राचीन समय में क्या बोला जाता था, सदीर। संगीत मेला भारत में किस शहर में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये कहाँ प्रसिद्ध है, चेन्नई में। अष्टप्रहार का अर्थ क्या है, तो 24 घंटे होता है। अष्टप्रहर, आठों पहर या 24 घंटे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी है महाभारत के रचयिता। आगे हम लोग देखें जातक का कथा किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जातक कथाएं। कामसूत्र के लेखक कौन है, कामसूत्र के लेखक वात्सायन है। राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन सा है, तो श्रीलाल शुक्ल है। संगीत वाद्य में तबला किस वर्ग का है, तो ये ताल है, ताल वर्ग के है। राम कथा पर आधारित नृत्य नाट्य किसे कहते हैं, तो किसे बोला जाता है, रामलीला, रामलीला होता है। कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित नृत्य क्या कहलाता है, रासलीला कहलाता है। रासलीला भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अमरावती स्तूप किस राज्य में है, तो अमरावती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और अमरावती में ही अभी हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट है, जो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है, खुला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके पेपर में जरूर मिलेगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ये हमारा अगला भाग भी कंप्लीट होता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने
7वें भाग में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, समसामयिक घटना, जिसमें मैंने शामिल किए हैं जुलाई 2025 से लेकर जुलाई 2024 से 25 तक के 50 महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बाकी पेपर में आपको केवल 1 से 2 सवाल मिलेगा, लेकिन कोई भी सवाल हो सकता है। तो कहीं भी कोई भी बुक में आपको ऐसा चीज नहीं मिलेगा कि जो आप एक पढ़ें और एक आ जाए, तो आपको 100 पढ़ना पड़ेगा, उसमें से एक ही आएगा। यही पेपर का रूल होता है। तो यहाँ पर मैंने 500 सवाल जो लाए हैं, उसमें से आप देखना कि आपको 10 से 15 सवाल से भी ज्यादा इसी से ही मिलेंगे, क्योंकि 20 सवाल आना है, तो इससे बाहर के लगभग सवाल। और उसका जो एक होता है, मतलब जैसे हम लोग देखें कि पुलिस का एग्जाम होता है, तो उसके जो कोर्स भले बड़ा है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है पेपर का, वो उतना ज्यादा टफ नहीं होता है जितना पीएससी का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय घटनाएं इस पर है, तो इसको मैं केवल सिंपल रूप में लेके आया हूँ। 1 जुलाई को कौन सा नया आपराधिक कोड लागू हुआ है? तो भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भीषण दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो लगभग 123, और ये बहुत ही मशहूर था हाथरस घटना। जुलाई 2024 में बांग्लादेश और भारत बाढ़ से कितनी संख्या में लोग विस्थापित हुए? तो लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हुए थे। 2 से 3 जुलाई को भारत और चीन सीमा से संबंधित कौन सी घटना हुई? तो पूर्ति और सैनिक वापसी पर सहमति बनी। वहां पर जो अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुआ था, उसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था कुछ समय तक। 2024 आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर किस शहर में विजय परेड निकला था? तो मुंबई में भारतीय टीम ने 2024 जो वर्ल्ड कप है 2020 का, वो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2024 में सूरत में क्या दुर्घटना हुआ था? तो एक इमारत है उड़ रहा था। 26 जुलाई को कौन सा जो स्मारक है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? तो चेराई देवो मैदाम को। तो ये ध्यान रखना है। जुलाई 2025 में गणतंत्र कौन सी ऑपरेशन का जश्न मनाया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर चला था, अभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी अप्रैल में, जो 22 अप्रैल को जो घटना हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। जुलाई 2025 में की खुदरा महंगाई की दर कितनी थी? तो ये 1.55% थी। जुलाई 2025 में भारत के रियाल या रुपया की मौजूद विनिमय दर कितनी थी? तो ये लगभग पहुंच गया है 87 रुपया 66 प्रति यूएसडी। अब खेल से संबंधित हम लोग कुछ देखें। भारत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की, कब की? तो ये कब करेगा? 2025 में। जुलाई 2025 में शुभमन गिल किस पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो आईसीसी मैन ऑफ द मंथ। जुलाई 2025 में फ्री फायर इंडिया कप की पंजीकरण कब शुरू हुआ? तो ये जुलाई 2007 को अभी शुरू हुआ, 7 जुलाई को। नीरज चोपड़ा क्लासिक पहली बार कब आयोजित हुआ? तो ये 5 जुलाई 2025 को। डुरंड कप का 134वां संस्करण कब से शुरू हुआ? इस कब से शुरू हुआ? 23 जुलाई 2025 से। और ये क्या होता है डुरंड कप? एक फुटबॉल से संबंधित खेल है। कौन सा खेल टूर्नामेंट भारत में जुलाई अगस्त में आयोजित हुआ? तो कौन सा हुआ था? ये डुरंड कप। ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत का इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का 1 में जुलाई में किस स्टेडियम में खेला गया? तो अभी भारत का इंग्लैंड दौरा चल रहा है, तो वहां के लार्ड स्टेडियम में। जुलाई 2025 में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये रियाद में हुआ था। जुलाई 2025 के दौरान FIDE महिला विश्व कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो ये शतरंज का है, जिसमें दिव्या देशमुख ने जीत हासिल की थी और हमारे देश का नाम रोशन किया था। कौन सा पुरातन फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया में आयोजित होता है? तो ये बताया, यही फुटबॉल क्लब है ड्यूरंड। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिश्ते है। तो भारत की सबसे पहली AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती में। जुलाई 2025 में किस बैंक को गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए ये मंजूरी मिला? तो UAE के मुशरेक बैंक में। जुलाई 2025 में किस गेमिंग प्लेटफॉर्म की वापसी भारत में हुई? तो किसका हुआ? ये फ्री फायर का इंडिया कप। इसका ये इंडिया कप फ्री फायर का हुआ है। भारत ने किस देश के साथ सऊदी अरेबिया में 5 वर्षीय उर्वरक समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? सऊदी अरेबिया के साथ। रेलवे बल सुरक्षा की पहली महिला डीजी कौन बना है? तो सोनाली मिश्रा। ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। RF की डीजी बनी है। जुलाई 2025 में भारत ने यूएस से कितने प्रतिशत टेरिफ की घोषणा की है? तो कितना प्रतिशत? 25% एक्स्ट्रा की घोषणा की है। जुलाई 2025 को भारत ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया है? तो कुछ समय के लिए एक्स या ट्विटर को। जुलाई 2025 में मणिपुर में कितनी असली हथियार बरामद हुए? तो 200। अभी जानते हैं राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो अभी पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में कहां पर प्रेसिडेंट जो शासन है वो लगा है? तो मणिपुर में अभी ये लगा हुआ है। जुलाई 2025 शहर ने यूएन की क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में 200 मिलियन ग्रांट प्राप्त किया गया है, तो पूरे भारत के लिए दिया गया है। जुलाई 2025 में नार्थन इंडिया में कितनी देर ब्लैकआउट रहा था? तो कितनी देर ब्लैकआउट रहा था? 12 घंटे ले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये किया गया था। और यदि छत्तीसगढ़ में बात करें तो ब्लैकआउट के अंतर्गत जो
ये किया गया था, परीक्षण किया गया था, उसमें दुर्ग जिला को शामिल किया गया था। ब्लैकआउट होता क्या है कि पूरे उस क्षेत्र का लाइट बंद कर दिया जाता है, जिससे कोई भी आदमी आगे से ऊपर से देखे तो उसको दिखाई न दे। जुलाई 2024 में सिक्किम और असम में बाढ़ और भूस्खलन से कितने लोग प्रभावित हुए? तो लगभग 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। जुलाई 2025 में रेल कैसे दुर्घटना गोंडा में हुई? तो ये क्या था, ट्रेन के 12 कोच की पटरियां इससे उतर गई थी, ये घटना हुआ था। विराट बच्चन और अन्य खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में ब्रांज मेडल किस इवेंट में जीता? तो किसमें जीता था? ये एयर पिस्टल में। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने जीता था मनु भास्कर और सरबजीत सिंह ने। जुलाई 2024 में राजेंद्र नगर दिल्ली कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में क्या हुआ था? तो 3 यूपीएससी के जो छात्र थे वो पानी भरने से मारे गए थे। जुलाई 2025 में कौन सा उद्योग का दुर्घटना हुआ? तो ये आतिशबाजी फैक्ट्री, मतलब पटाखे से फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। जुलाई 2025 में गुजरात के बड़ोदरा में एक पुल क्या हो गया था? गिर गया था, जिससे बहुत सारे पानी में बह गए थे। जुलाई 2025 में भारतीय लड़ाकू विमान कहाँ क्रैश हुआ? तो ये हुआ था बड़ोदरा में। जुलाई 2025 आगे हम लोग देखें, जुलाई 2025 में पुलिस को रूसी महिला और उसकी बेटी कहां पर मिले थे? तो एक जंगल की गुफा में मिले थे। पिपरवा जेम्स का पुनरुद्धार जुलाई 2025 में कहां हुआ था? तो भारत में संस्कृति मंत्रालय ने ये वापस ले लिया था इसको। जुलाई 2025 की शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा विवाद हुआ? तो तेल और शुल्क पर, क्योंकि भारत रूस से ज्यादा तेल लेता है, खरीदी करता है, तो कुछ चीजों में मतभेद होने के कारण अमेरिका ने भारत पर बहुत ज्यादा टेरिफ लगा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें तो जुलाई 2025 में पीएम मोदी को अर्जेंटीना से कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसके लिए अर्जेंटीना से की ऑफ द सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर्स का इसको पुरस्कार दिया गया। अगला देखें, जुलाई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम कहां से शुरू किया गया? तो ये राजस्थान से शुरू किया गया। जुलाई 2025 में सेल ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा कहां स्थापित की? तो ये दुबई में। डिजिटल इंडिया पहल ने जुलाई 2025 में कौन सा मील का पत्थर साबित किया? तो ये सवाल शायद पूरा नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का नया प्रमुख कौन बना? ये कौन बना? विक्रम बने, विक्रम जय। और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में कितनी क्षमता पार की? तो ये कितनी क्षमता पार की है? 15,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता पार कर ली है। एमपी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की प्रभावशीलता रिपोर्ट को किसने जुलाई में पेश किया? तो भूपेंद्र यादव, जो वहां के संरक्षण मंत्री है, वन मंत्री या अभ्यारण्य से संबंधित। नवंबर-दिसंबर 2025 में कौन सा युवा हॉकी विश्व कप में होगा? तो अंडर 21 जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। तो ये ध्यान रखना। अगस्त-सितंबर 2025 में कौन सा एशियाई हॉकी टूर्नामेंट भारत में होगा? तो मेंस हॉकी एशिया कप। और आगे हम लोग बात करें कि जून अगस्त में कौन सी टीम भारत का टेस्ट सीरीज में दौरा कर रही है, मतलब किस देश का सीरीज दौरा कर रहा है? तो अभी कहां पर जो दौरा किया था वो इंग्लैंड में, और ये दोनों सीरीज जो है वो ड्रा पर खत्म हुआ था। आगे हम लोग 8वें भाग में आते हैं, पर्यावरण भाग। और पर्यावरण में हम लोग देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? तो ये रेचेल कार्सन ने लिखा है। और ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है पहला। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों के संरक्षण से, पौधों को बचाने से। ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है? तो हमारे पृथ्वी को बोला जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये 1973 में शुरू हुआ था। और हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। इंद्रावती आता है और कौन सा आता है? आप कमेंट करके बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर में और कौन से आता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है? तो पीपल। ओजोन होल सबसे पहले किस क्षेत्र में पाया गया? तो कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया 1985 में। विश्व की सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर है? तो ये सुंदरवन में है, जो गंगा नदी बनाती है डेल्टा, वो है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रमुख परिणाम क्या है? तापमान में वृद्धि, और जिससे ग्लेशियर क्या होते जा रहा है? पिघलते जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर क्या है? थेमिस
तो इसका थोड़ा सा डाउट भी है, जैसे यहाँ पर थेमिस नेशनल पार्क दिया है, तो इन तीनों में से आप कमेंट करके बताओ कि इन तीनों में से कौन है। अगला देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया था, ये मेधा पाटकर जी ने किया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1986 में लागू हुआ था। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो ये डेसिबल है। ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में है। आगे हम लोग बात करें, भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम कार्बेट, वहां पर भी था ये, तो इसको ध्यान रखेंगे, पहला है ये। एक वृक्ष औसतन कितने वर्षों तक ऑक्सीजन देता है, ये 50 वर्षों तक देता है। धूल धुआं ध्वनि किस प्रकार की प्रदूषण में आते हैं, तो ये वायु प्रदूषण में आते हैं। अम्लीय वर्षा में मुख्य अम्ल कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। वेटलैंड का मतलब क्या होता है, मतलब वेटलैंड मतलब वेट मतलब गीला होता है, और तो हिंदी में इसको बोले तो आर्द्र भूमि, या जहाँ नमी ज्यादा पाया जाता है। हमारे देश का जो 91 जो क्षेत्र है, वो 91 क्षेत्र जो है वो वेटलैंड सिटी में शामिल हुआ है, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के हुए हैं 20, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखें, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का संबंध किससे है, तो पर्यावरण संरक्षण से है। एक सीटू संरक्षण का अर्थ क्या है, तो प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, इसका अर्थ है। भारत में बाघों की गणना कितने वर्षों में की जाती है, तो हर 4 वर्षों में की जाती है। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तेल और प्लास्टिक कचरा, जो हमारा पेट्रोलियम है वो मुख्य रूप से है। जैव विविधता का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ये तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई बरसात की शुरुआत में मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग किस प्रकार का प्रदूषक है, ये क्या है, अजैविक है, जो सड़ता गलता नहीं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, तो IUCN करता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो लगातार पिछले 7-8 सालों से भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन बना हुआ है, इंदौर ही। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है, प्रदूषण के नियंत्रण से। मृदा अपरदन किस कारण से होता है, तो वनों की कटाई से होता है, ज्यादा ज्यादा मिट्टी बहते जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो गैसीय जो ग्रीन हाउस गैस है उनमें कमी करना है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो मानव गतिविधियां और जो प्रदूषण है, जो सभी प्रकार के प्रदूषण हो रहे हो। नो प्लास्टिक डे कब मनाया जाता है, तो ये 3 जून को मनाया जाता है, नो प्लास्टिक डे। भारत में पहला पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1981 में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो किस पर्यावरण के मुद्दे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है जलवायु परिवर्तन के लिए जाना जाता है इसका नाम। भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाया जाता है, मैं बताया अभी, मध्य प्रदेश में। एकल उपयोग प्लास्टिक का भारत में प्रतिबंध कब हुआ, ये कब हुआ था, 2022 से प्लास्टिक बैन है पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी चलन में कुछ जगह है। पर्यावरण प्रभाव आकलन किसके लिए किया जाता है, तो ये किसी परियोजना के पर्यावरणीय असर को जानने के लिए किया जाता है कि उसका इफेक्ट हमारे पर्यावरण में कैसे पड़ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में शुरू हुआ था, गंगा सफाई से ही मानते चलो। अगला है, पर्यावरण में 3R का मतलब क्या है, तो पर्यावरण में 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण को ऐसे करके हम अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भाग नंबर 8 है वो पूरा होता है। और अब हम लोग आते हैं भाग नंबर 9 में, जो कंप्यूटर के बारे में है। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में या कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो इसके मुख्य भाग कितने होते हैं, 3 होता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो ALU, CPU और मेमोरी यूनिट। और अगला हम लोग देखें, ALU का कार्य क्या है, गणना करना और लॉजिकल प्रोसेस करना, ये इसका कार्य होता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करना होता है। इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को डाटा देना होता है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर से बाहर आता है, मॉनिटर से स्पीकर से आवाज आता है, तो कौन सा है, कीबोर्ड है। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा है, प्रिंटर है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस प्राप्त होता है हमको उससे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोला जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है, कागज से डेटा कंप्यूटर में लाने के लिए स्कैन किया जाता है, वो कंप्यूटर में चला जाता है। कीबोर्ड में कितने प्रकार की कुंजियां होता है, तो टोटल 5 है, जिसमें जैसे सिंपल, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिक और फंक्शनल, ऐसे करके 5 प्रकार के होते हैं वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलईडी मॉनिटर में किस तकनीक का उपयोग करता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग किया जाता है इसमें। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, ये किस प्रकार का है, आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें सभी डाटा स्टोर होता है। सीपीयू का ALU क्या काम करता है, तो ये गणितीय तार्किक कार्य करता है।
सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? यही कि नियंत्रित एवं समन्वय करना, सीयू बोलते हैं उसको पाठ में। कौन सा डिवाइस ध्वनि आउटपुट देता है? तो कौन सा देता है? स्पीकर। ध्वनि माइक्रोफोन का उपयोग किस लिए किया जाता है? आउटपुट ये के लिए, आवाज इनपुट के लिए। आवाज हम बोलकर जैसे प्रिंट कर सकते हैं, बोलकर हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, या गूगल में हम लोग बोलकर सर्च कर सकते हैं। प्लाटर किसके लिए उपयोग होता है? तो बड़े आकार के ग्राफिक का प्रिंट करने के लिए प्लाटर का उपयोग किया जाता है। इसी से जैसे फ्लेक्स का निर्माण होता है, बहुत बड़े बड़े फ्लेक्सों का जो निर्माण किया जाता है, इसी का उपयोग करके किया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? तो ये हर्ट्ज में। और रेम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये रेम अस्थायी मेमोरी है, जबकि रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है। रोम डाटा कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? स्थायी होता है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो ये कौन सा है? मॉनिटर है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो ये माउस है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है? तो सीपीयू है, जिसे उसका मस्तिष्क बोला जाता है। ऑप्टिकल माउस किस तकनीक पर आधारित रहता है? तो ये एलईडी और सेंसर पर, इसमें कोई भी वायर वगैरह नहीं लगा होता, ऐसा भी आता है। जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक कैसा है? एक इनपुट डिवाइस है, जिस पर लिखा भी जाता है। और सीपीयू के अंदर कौन सा रजिस्टर डेटा को अस्थायी रूप से रखता है? तो ये एक्यूमुलेटर जो है वो रखता है इसको अस्थायी रूप से। कौन सा डिवाइस पिक्चर आउटपुट देता है? तो कौन सा पिक्चर देता है? मॉनिटर देता है। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से आउटपुट के रूप में पेपर प्रिंट देता है? तो ये प्रिंटर देता है। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के निर्देशों को इंटरप्रेट करता है? तो कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर का अस्थायी डाटा किस मेमोरी में स्टोर होता है? तो ये अस्थायी डाटा रेम में स्टोर होता है। किस डिवाइस से डाटा कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है? तो ये किससे किया जाता है? कीबोर्ड से। वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? तो वेब कैम क्या है? इनपुट डिवाइस है, वेब कैम इसको बोला जाता है। और इससे हम लोग कुछ भी अपने मोबाइल को कंप्यूटर से या कंप्यूटर को मोबाइल से हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे वेब लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर वेब लेते हैं, वैसे ही मान के चलो। किस डिवाइस से वीडियो आउटपुट प्राप्त होता है, दिया जाता है? तो मॉनिटर से। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमको उससे दिखाई देता है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, जो कई प्रकार के डाटाओं को रोकता है। इस डिवाइस से हार्ड कॉपी बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है? प्रिंटर से प्रिंट निकालकर। कंप्यूटर में ऑडियो आउटपुट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पीकर के लिए किया जाता है। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। सीपीयू में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? कैश मेमोरी बोलते हैं उसको। और किस डिवाइस का उपयोग हाथ से लिखे डाटा को कंप्यूटर में लाने के लिए किया जाता है? तो स्कैन करके हम उसको कंप्यूटर में जैसे का वैसे ला सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में कौन शामिल है? तो कौन शामिल नहीं है बोला है, तो ये कौन सा है? कीबोर्ड। ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बायोस। और अगला, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगल बर्ट ने किया था, क्योंकि माउस से बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा 9वां भाग भी समाप्त हो जाता है। और अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम भाग 10वें। तो दोस्तों, मैं 10वें भाग में जाने से पहले मैं फिर से बता दूं, हम लोग क्या कर रहे हैं? 500 एमसीक्यू कर रहे हैं। और ये हमारे पूरे राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के जो 20 प्रश्न आएंगे, और जिसके अंतर्गत 10 जो टॉपिक है मेन पूरे, मतलब जिसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, हर चीज शामिल है, वो इसमें कवर हुआ है। तो चलिए हम लोग 10वां भाग चलते हैं और क्या है देखते हैं। जो 10वां भाग है, तो इसमें है एमएस ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड से संबंधित सवाल है। तो एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग क्या होता है? टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाना। एमएस एक्सेल में डाटा को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में वर्ड शीट होता है, जबकि वर्ड में क्या होता है? वर्ड ही उपयोग करते हैं टेस्ट के रूप में। एमएस पावर पॉइंट से क्या तैयार करते हैं? हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। एमएस वर्ड में सेव करने के लिए क्या दबाया जाता है? कंट्रोल प्लस सेव। कंट्रोल प्लस की करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट का है वो। और अगला हम लोग देखिए, एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से लिखा जाता है? तो हमेशा इसमें किससे लिखा जाता है? इक्वल टू से फार्मूला लिखा जाता है। एमएस वर्ड में कॉपी करने के लिए वही बताया कि कंट्रोल प्लस सी होता है। एमएस वर्ड में पेस्ट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी दबाने के लिए पेस्ट करने के लिए किया जाता है। और कॉलम में को पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अल्फाबेट डाला होता है, पहले ए से जेड तक, फिर ए, फिर ए, फिर ए बी, फिर ए सी, ए डी, ऐसे करके लगा रहता है। तो अल्फाबेट ही लगा होता है उसमें। एक्सेल में रो को पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रो को पहचानने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बी का उपयोग करते हैं, मतलब नंबर का। जो रो होता है, मतलब एक बार मैं बता देता हूं आपको, ये ऐसे रहता है, वो रो होता है जो यहाँ पर 1 2 3 लिखे रहता है, जबकि ऐसे जो होता है एक्सेल सीट में, वो यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे करके लिखा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने का शार्ट कट क्या है? तो इसका शार्ट कट है F5 है। और एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने का जो शार्ट कट है वो क्या है? कंट्रोल प्लस
बी एमएस वर्ड में टेस्ट को इटैलिक करने के लिए क्या है, तो कंट्रोल प्लस आई करने से जो भी सिलेक्टेड वर्ड्स होंगे वो इटैलिक हो जाएंगे। एमएस वर्ड में टेस्ट को अंडरलाइन करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू। मतलब इसमें सिंपल सा है, अंडरलाइन में यू, और इसमें हम लोग देखते हैं एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, योग करने के लिए। एक्सेल में अधिकतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो अधिकतम मान, तो मैक्सिमम और बात का मतलब जो ब्रैकेट है वो। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कौन सा है, कंट्रोल प्लस एम बोलेंगे तो नया ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा हमारे सामने। एक्सेल में सेल्स को मर्ज करने के लिए विकल्प क्या होता है, तो ये होता है होम टैब होता है। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस टेप का प्रयोग किया जाता है, तो लेआउट का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जी। एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है, ये संख्यात्मक मान को गिनता है। आगे हम लोग देखें एमएस वर्ड में स्पेशल चेक का क्या करता है, कौन सा होता है, जो फंक्शनल बटन होता है F7 होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को अंत से शुरू करने का शॉर्टकट क्या है, तो क्या है शिफ्ट प्लस 5, ये उसका शॉर्टकट अंत से शुरू होगा। एक्सेल में सेल रेफरेंस का डिफॉल्ट प्रकार क्या है, ये क्या है, रिलेटिव है, ये चीज ध्यान रखना। एमएस वर्ड में फाइंड विकल्प का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस एफ है, कंट्रोल के साथ जुड़ा है। एमएस वर्ड में रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस एच है। एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है। पावर पॉइंट में स्लाइड का लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ है, तो ये होम टैब में होता है। एमएस वर्ड में हेडिंग स्टाइल कहाँ से लागू होता है, तो ये भी होम टैब से लागू होता है। आगे हम लोग बात करें एक्सेल में चार्ट बनाने का शॉर्टकट क्या है, तो अल्टर प्लस F1। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट का कहाँ से जोड़ते हैं, तो ट्रांजिशन टैब पर रहता है वहां से। एक्सेल में पंक्तियों स्तंभों को फ्रीज करने का विकल्प कहाँ से होता है, तो व्यू टैब से होता है। एमएस वर्ड में फुटनोट जोड़ने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल करते हैं, तो रेफरेंस टैब इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए होता है, तो सभी स्लाइड का एक समान डिजाइन सेट करने के लिए होता है, मतलब उससे सभी जो है एक समान बन जाएगा। एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करने का विकल्प क्या है, तो डाटा टैब है। एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 जो है, ऐसा दोनों में से कोई भी करके हम ये कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें एक्सेल में आईएफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है, तो शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए होता है फंक्शनल का उपयोग। पावर पॉइंट में स्लाइड हाइड करने का शॉर्टकट क्या है, तो इसके लिए क्या है, एच है। एमएस वर्ड में पेज नंबर कहाँ से डाले जाते हैं, तो इंसर्ट टैब से डाले जाते हैं। आगे हम लोग बात करें एक्सेल में टेस्ट टू कॉलम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डाटा को कॉलम में विभाजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में एनिमेशन कहाँ से लगाते हैं, तो एनिमेशन टैब से लगाते हैं। एमएस वर्ड में टेबल बनाने का शॉर्टकट क्या है, तो इंसर्ट टेबल होता है, जो वहां पर आपको सिंबल दिया रहता है, आइकन रहता है, वहां से आप बना सकते हैं। एक्सेल में सेल को एडिट करने का शॉर्टकट क्या है, तो F2 है एडिट करने का। पावर पॉइंट में स्लाइड डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है, तो डिलीट का ही ऑप्शन रहता है। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस इंटर है। आगे हम लोग देखें इसको हम लोग कि इसमें क्या होता है, एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है, ये अल्टर प्लस इक्वल टू। पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का शॉर्टकट क्या है, तो ये क्या है, कंट्रोल प्लस जी मतलब ग्रुप। एमएस वर्ड में अंडू का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस जेड है। और एक्सेल में चार्ट हटाने का जो शॉर्टकट है वो क्या है, डिलीट है, कि चार्ट को हटा देंगे टेस्ट बच जाएगा या वो भी हट जाएगा अपनी आवश्यकता अनुसार। पावर पॉइंट में स्लाइड को कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस वी। और एमएस वर्ड में सेव एज शॉर्टकट क्या है, तो ये क्या है, प्रश्न यहाँ पर है। तो जो एमएस सेव एज क्या होता है, F12 बटन को दबाने से जो भी हम काम करते रहते हैं बीच में दबाते जाए तो सेव होते जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो 10 भाग है वो 500 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। इसमें से आपको जरूर आएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को और भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का 500 प्रश्न लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।